पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। एंग्रो फर्टिलाइजर वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट शेयर इन द स्टॉक मार्केट। इसके रिजल्ट्स आज ही आए और इसने 8 रुपए का डिविडेंड दिया है ईयर एंड पे और 12.5 रुपए का डिविडेंड पहले दे चुके हैं। हमने अनकंसोलिडेटेड ईपीएस देखनी है, वो ये है और वो है जी 19 रुपए। पिछले साल थी 11.5 रुपए। तो काफी बेहतरी आई है, इंक्रीज आई है, ग्रॉस प्रॉफिट डबल हो गया है। जबरदस्त, क्योंकि आपको पता है यूरिया की प्राइसेस भी बढ़ गई हैं। अब इसका अगर ट्रेंड देखें तो ये देखें आहिस्ता आहिस्ता इसकी सेल्स ऊपर की तरफ ही जा रही हैं और Q4 22 के मुकाबले में Q4 23 की सेल्स डबल हो गई हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का ट्रेंड भी ऊपर की तरफ है, नेट प्रॉफिट का ट्रेंड भी ऊपर की तरफ है, ईपीएस भी ऊपर की तरफ है। ये Q2 23 में जो ईपीएस कम हुई थी, ये इन्हें अपने जो सुपर टैक्स का इम्पैक्ट एक क्वार्टर में लेना पड़ गया था, प्रॉबेबली उस वजह से हुआ। और डिविडेंड देखें कितना आउटस्टैंडिंग है। अब 22 में ईपीएस 11 की थी, डिविडेंड 13.5 रुपए दिया। 23 में 19 की ईपीएस है, डिविडेंड 20.5 दिया। यानी कि कुछ पुराने रिजर्व्स भी पड़े होते हैं तो वहां से भी कुछ दे देते हैं, लेकिन जनरली जितना कमाते हैं वो तो डिविडेंड दे ही देते हैं। अब देखें इस साल में इनकी ईपीएस तो 20 रुपए बन रही है, लेकिन सिर्फ 2 महीने की सेल्स का, ग्रॉस प्रॉफिट का और ईपीएस का ट्रेंड देखें तो उससे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि 2024 में इनकी ईपीएस और बेहतर हो सकती है। लेट्स अज्यूम थोड़ा सा, क्योंकि इसके ऑपरेशंस बड़े अच्छे चल रहे हैं। ऑल्दो गैस की प्राइसेस महंगी हुई हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ईफर्ट को उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले ही ये बहुत ज़्यादा कोई सब्सिडी इनको नहीं मिल रही थी। तो अज्यूम करते हैं कि पिछले 2 क्वार्टर्स की ईपीएस तकरीबन 13 रुपए है, तो 2024 में 25 रुपए की ईपीएस इसकी हो जाएगी। ये ट्रेंड को देखते हुए थोड़ा सा नॉन कंजर्वेटिव होकर इसमें सोचते हैं, जो इसकी जिस तरीके से इसकी परफॉर्मेंस हो रही है अच्छे की उम्मीद करते हुए ये सोचते हैं कि 2024 में इसकी 25 रुपए की ईपीएस होगी और 25 रुपए का डिविडेंड होगा, या हो सकता है ये कहना चाहिए। तो अगर 25 रुपए की ईपीएस हुई, उसके हिसाब से प्राइस अर्निंग तो तकरीबन 5 बनेगी, लेकिन जो कंपनियां डिविडेंड देती हैं वहां पे डिविडेंड यील्ड को फोकस करना चाहिए। अगर 25 रुपए डिविडेंड वाकई में देना शुरू कर दिया तो डिविडेंड यील्ड तकरीबन 19 से 20% बनेगी और हमारे टियर 2 के ऊपर वाले हिस्से में ये आता है उस हिसाब से। और मान लें कि थोड़ी सी ईपीएस कम भी होती है, अगर 20 भी होती है, तो फिर भी ये लोग 20 का डिविडेंड चांसेस हैं कि दे देंगे। तो 20 के हिसाब से भी डिविडेंड यील्ड कोई बुरी नहीं है। तो अगले साल अगर 20 रुपए का डिविडेंड दिया तो फिर भी यील्ड को इतनी बुरी नहीं बनेगी, तकरीबन 15% तो बन ही जाएगी। तो ये बहुत जबरदस्त शेयर है। हमने तो इसके बारे में बहुत अरसे से बात की हुई है और बहुत नीचे भी इसमें बाइंग की थी, लेकिन फिर हम थोड़ा सा ऊपर नीचे, हमें कभी लगा कि भी बहुत ज्यादा ऊपर आ गया तो हम एग्जिट बाय एग्जिट इस तरह करते रहे हैं। लेकिन अभी क्योंकि परफॉर्मेंस इसकी इतनी अच्छी हो गई है और आज के हिसाब से देखें तो जिनके पास ये है, हमें लगता है कि उन्हें होल्ड करना चाहिए और इस रेट पे आप इसको चाहें तो और भी ले सकते हैं। और अगर इसका यहाँ से रेट नीचे चला गया तो आप बढ़ चढ़ के ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से Sukoon.com, अगर आप करना चाहते हैं तो। देखिए बड़े प्लेयर्स का पता कोई नहीं होता, कई दफा किसी शेयर में ना 5-5 महीने भी वो प्रेशर में रखते हैं, लेकिन ऐसे शेयर्स में फिर आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर जब ये ऊपर जाएंगे 5 महीने प्रेशर में रहने के बाद तो फिर एकदम ही जाएंगे, क्योंकि ये इतना अच्छे शेयर हैं कि लॉन्ग टर्म में इससे अच्छा शेयर आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है स्टॉक मार्केट में। इसके आसपास कुछ मिल सकते हैं, लेकिन इससे भी अच्छा हो वो करना आइडेंटिफाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनकी बहुत लंबी हिस्ट्री हो गई है अच्छे ईपीएस और अच्छे डिविडेंड पे। अब आज देखें जब इसका रिजल्ट आया तो एकदम इसमें सेलिंग आई, हालांकि रिजल्ट इतना जबरदस्त था कि हमने तो इसको यहीं पे, पहले ना हमें कुछ शक था क्योंकि एफएफसी का और एफएफबीएल का रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए, तो हमें लगा था कि शायद इसका रिजल्ट भी अच्छा ना आए, तो हमने इसको रिजल्ट आने से पहले निकाल दिया था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो हमने तो इसको 131 पे बाय कर लिया। उसके बाद ये देखें यहाँ पे 129 तक आ गया था, 128 पे भी गया हमें लगता है, हमने थोड़ा सा वहां और बाय किया, फिर उसके बाद एकदम ये इतना ऊपर गया, ये 135, 134-35 तक गया, 131 पे थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए लिया था और जो एक्स्ट्रा लिया था वो बीच बीच में हमने थोड़ा थोड़ा सेल कर दिया।
और उसके बाद फिर इसको एकदम नीचे काफी ले आए और फिर बंद भी इसको थोड़ा नीचे किया, लेकिन जब दोबारा नीचे हमने वापस बाय बैक कर लिया। फिर देखें यहाँ पे जब वो वापस 31 पे गया फिर हमने वो वापस सेल कर दिया। तो थोड़ा बहुत हम इसमें आज खेलते रहे हैं, तो हमारी जिससे एवरेज थोड़ी सी 131 से थोड़ी सी नीचे आ गई। लेकिन ये इस रेट पे भी हमारे मुताबिक अच्छा है, लिया जा सकता है। रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग आया है इसका, डिविडेंड आउटस्टैंडिंग है इसका। अगर ये यहाँ से, क्योंकि आजकल आपको पता है मार्केट में जो प्रेशर चल रहा है, यहाँ से इसको 120 पे ले जाते हैं, 110 पे भी ले जाते हैं, तो प्लीज लॉन्ग टर्म के लिए कोई टेंशन ना करें, बल्कि अगर थोड़े से पैसे अरेंज होते हैं वहां इसमें और बाइंग करें। लेकिन ये कभी मत करें कि अपना सारा पैसा एक शेयर में लगा दें, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में ये लाजमी होना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए हम बात कर रहे हैं, ट्रेडर्स के लिए हमारी वीडियोस नहीं होती। इसकी बुक वैल्यू देख लेते हैं। बुक वैल्यू इसकी वैसे कम होगी, देखिए 32 रुपए है, क्योंकि अपने पास कुछ रखते ही नहीं। बुक वैल्यू तो उनकी ज्यादा होती है जो प्रॉफिट रिटेन करते जाते हैं, उससे अपने नए एसेट्स बनाते जाते हैं। लेकिन ये जब सब कुछ लोगों में बांट देते हैं तो उसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए। और अगर परफॉर्मेंस देखें तो ये अभी अपने हाईएस्ट पे ही चल रहा है, लेकिन क्योंकि परफॉर्मेंस बेहतर होती जा रही है, ईपीएस बेहतर होता जा रहा है, डिविडेंड बेहतर होता जा रहा है, तो इट डजंट मैटर कि अपने हाई पे चल रहा है, पोटेंशियल कुड बी वेरी हाई अगर इसकी परफॉर्मेंस इसी तरह चलती रहे। तो इसमें जो फ्यूचर के लिए जो ब्रोकर्स की रिपोर्ट्स आती हैं, आप उनका भी जायजा लें कि वो क्या सोच रहे हैं कि फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा, और उसकी बेसिस पे आप डिसीजंस लें। और अगर ब्रोकर्स कभी पे कहते हैं कि भाई इनकी सेल्स ड्रॉप होने वाली हैं, तो वहां पे फिर सोच लें कि अगर आपने इसमें से एग्जिट करना है तो। आपको पता है फर्टिलाइजर की डिमांड तो खत्म होने वाली नहीं है, कम भी नहीं होगी, तो इसका फ्यूचर यहाँ से भी ब्राइट ही नजर आ रहा है। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। फ्राइजलैंड, कैंपिना एंग्रो कंपनी FCEPL, इसके रिजल्ट्स देखें तो कुछ नहीं दिया, और वाहिद एंग्रो की कंपनी है जो अच्छा परफॉर्म नहीं करती। इसकी इस साल की EPS 1.97 यानी कि 2 है, पिछली दफ़ा 3.25 थी, तो ना पहले अच्छी थी ना अब अच्छी है। अगर इसके ट्रेंड को देखें तो सेल्स तकरीबन ऊपर नीचे वहीं पे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट वहीं पे है, नेट प्रॉफिट तो फारिग हो गया है, इस क्वार्टर में तो लॉस शो कर रहे हैं। तो बिल्कुल ही फारिग कंपनी है, ज़्यादा देखने की ज़रूरत ही नहीं है इसको। बुक वैल्यू भी फारिग है 18 रुपये। अब ये एक बहुत बड़ा जो है ना मसला है, जो जब तक लोग फंडामेंटल्स को नहीं सीखेंगे, फाइनेंस को नहीं सीखेंगे, वो ये चीज़ें नहीं समझ सकते। और उसके लिए जो हमारा कोर्स है फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस पर्सन, वो आप करना चाहें तो कर सकते हैं, या किसी और का कोर्स कर लें। हमारा तो फ्री का कोर्स है, यूट्यूब पे अवेलेबल है हमारे चैनल पे। लेकिन लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। ये देखें, अब इसकी हम ना 5 साल की परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं। ये एक ज़माने में 115 और 120 पे भी था, उसके बाद नीचे आ गया 56 पे, फिर पता नहीं क्यों दोबारा ये 100 पे चला गया, और अब देखें 67 पे है। और कई यूट्यूब के टेक्निकल एनालिस्ट इसको बहुत अच्छा शेयर कहते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये इतना ऊपर था। मतलब अजीब, लोगों की जो है ना अक्ल मारी गई है, और ना अपनी अपनी अक्ल भी मारी गई है, और आगे भी दूसरों को गलत सिखाते हैं। साथ ही हम ये आपको खोल लेते हैं एंग्रो फर्टिलाइजर की 5 साल की परफॉर्मेंस। अब ये देखते हैं जिस टाइम पे ये शेयर था 120 रुपए का, ये है अगस्त 2021। अगस्त 2021 में ई फर्ट था तकरीबन 80, समझ लें 80 रुपए पे, ठीक है। ये 120 रुपए पे और वो 80 रुपए पे। अब हम यहाँ पे ना ये देखें जी, ई फर्ट 2021 में 15 रुपए की इसकी ईपीएस आई थी, और 2021 में इस कंपनी की ईपीएस आई थी 2 सवा 2 रुपए। और एंग्रो फर्टिलाइजर डिविडेंड भी देता था कोई 14-15 रुपए का। अब लोगों को ये टेक्निकल एनालिस्ट इसमें घुसा देते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि अच्छा शेयर है। हमने कई दफा कई लोगों से इस शेयर के बारे में सुना हुआ है कि क्योंकि सिर्फ ये एंग्रो की कंपनी है इसलिए कहते थे अच्छा शेयर है, और इतना ऊपर चला गया है तो इसलिए कहते थे अच्छा शेयर है। मतलब अकल मारी गई है, मत मारी गई है उन लोगों की। अभी भी वक्त है ऐसे लोगों के चुंगल से आप लोग बच जाएं। या तो खुद से सीख के स्टॉक मार्केट में काम करें और खुद से भी फंडामेंटल्स सीखें, या फिर किसी ऐसे ब्रोकर या ऐसे शख्स को फॉलो करने की कोशिश करें या उसकी बात सुनने की कोशिश करें जो फंडामेंटल्स की बेसिस पे आपको असेसमेंट करके देता है।
अब देखें, यहाँ पे जब ये 120 पे था और फिर नीचे आना शुरू हुआ, ये जो प्रोग्राम यूट्यूब पे चल रहे होते हैं, कई लोग जो हैं वहाँ पे एनालिस्ट से सवाल कर रहे होते थे कि ये इतना नीचे क्यों आ गया है और ऊपर क्यों नहीं जा रहा। और बहुत से लोग कहते थे कि भाई ये तो अच्छा शेयर है, अच्छी कंपनी है, आप इसको होल्ड कर लें, या ये लेवल क्रॉस करेगा तो ऊपर जाएगा, ये लेवल ये लेवल क्रॉस करेगा तो आप इसमें से एग्जिट कर जाएं। अजीबोगरीब उल्टी सीधी बातें करते रहते थे। पॉइंट ये है कि जो कंपनी 2 रुपए कमा रही है, वो किस हिसाब से 120 पे है, ये आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। आपने ये नहीं देखना कि ये कंपनी जो है 45 से 120 पे चली गई तो आप सोचते काश मैंने कहीं पे इसको ले लिया होता। आपने ये देखना है कि जो कमा रही है और ये जो डिविडेंड दे रही है, क्या ये इस काबिल है कि 120 पे जानी चाहिए? अगर तो है तो आप 120 पे भी उसको खरीद लें, और अगर नहीं है तो आप समझ लें कि ये रॉन्ग नंबर है। स्टॉक मार्केट में जानबूझ के बुरे शेयर्स को चलाया जाता है, अच्छे शेयर्स को नीचे रखा जाता है। उस टाइम पे ये देखें ना, ई फर्ट उस टाइम पे बहुत ही अंडर वैल्यूड था, वो 80 रुपए से काफी ऊपर होना चाहिए था। लेकिन यही स्टॉक मार्केट की बात है। तो बहुत से लोग हो सकता है ई फंड में घुसे ही ना हो कि भाई ये तो ऊपर ही नहीं जाता ज्यादा, और वो फ्राइज लैंड में कि जी ये एंग्रो की दूसरी कंपनी है ज्यादा ऊपर जाती है तो इसमें घुस जाते हैं। तो ये बेसिकली चीज है जो इससे आपने बच के रहना है। इस कंपनी की फेयर वैल्यू 15-20 रुपए से ऊपर नहीं है हमारी नजर में, और हम 15-20 रुपए पे भी इसका स्टॉक नहीं खरीदेंगे। बाकी आपकी अपनी मर्जी है। एंग्रो पावरजेन कादिरपुर ईपीक्यूएल, इसके रिजल्ट्स आए तो डिविडेंड इन्होंने दिया 1.5 रुपए का और पूरे साल में 5 रुपए का डिविडेंड दिया। पूरे साल की ईपीएस इसकी है 7.25 रुपए, और पिछले साल थी 4.5, तो ईपीएस ओवरऑल साल की बेहतर हुई है। अब यहीं से पहले एक असेसमेंट करते हैं। ये देखें, रिजल्ट आया तो रिजल्ट आने से पहले ये 31 के आसपास ट्रेड कर रहा था और वैसे 32 तक भी गया हुआ था। लेकिन 31 से इसमें एकदम जो है सेलिंग आई है जैसी रिजल्ट आया है, और 2 रुपए नीचे आ गया, और आज 1 रुपए और नीचे आ गया। यानी कि 2 दिन में 10% इसकी वैल्यू कम हो गई। अब ऑन फेस ऑफ इट देखें कि तकरीबन 8 रुपए की ईपीएस है, और अगर 32 रुपए का हिसाब भी लगाएं तो प्राइस अर्निंग तकरीबन 4 बन रही है, जो कि बुरी नहीं है। अगर डिविडेंड देखें, पूरे साल में 5 रुपए का डिविडेंड दिया, 5 रुपए का डिविडेंड, और अगर 32 रुपए के हिसाब से देखते तो तकरीबन 15% की डिविडेंड यील्ड बन रही थी, जो कि इतनी बुरी नहीं है। लेकिन अब ट्रेंड देखते हैं। अब ट्रेंड ये देखें कि इसकी जो सेल्स हैं इस दफा काफी कम हुई हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले में, और ग्रॉस प्रॉफिट तो तकरीबन है ही नहीं। देखें ना, पिछली दफा पिछले क्वार्टर में अर्निंग 3.77, और इस क्वार्टर में इनकी अर्निंग बिल्कुल अच्छी नहीं आई। तो असल में ये रीजन बना है कि पिछले 3 क्वार्टर में ही इसकी ईपीएस 7 रुपए 54 पैसे थी, और लोगों ने एक्सपेक्टेशंस की हुई थी कि प्रॉबली 10-11 रुपए की ईपीएस ईयर एंड पे पूरे साल की बनेगी, और डिविडेंड कोई 8 रुपए तक का देंगे, यानी कि ईयर एंड पे ही 4-5 रुपए का डिविडेंड दे सकते हैं। तो एक्सपेक्टेशन से जब रिजल्ट इतना बुरा आया तो इसको मार पड़ी। और वैसे भी पावर कंपनीज में तो वो बीच में कुछ कंपनीज ने इतने बड़े बड़े डिविडेंड्स दिए कि अब जब तक कोई पावर कंपनी बड़ा डिविडेंड नहीं देती तो इमीडिएटली अच्छा डिविडेंड भी दे तो उसको मार पड़ जाती है। तो अजीब ये स्टॉक मार्केट की गेमें हैं। अब देखिए, अगर Q4 22 की बात करें तो वहां पे भी इनकी एपीएस अच्छी नहीं थी। अब प्रॉबली इस क्वार्टर का कोई चक्कर होगा, सर्दियां हैं, यहाँ पे बिजली कम इस्तेमाल होती है और गर्मियों में वापस ऊपर चला जाता है। तो ये नहीं हम कह सकते कि क्योंकि इस क्वार्टर में ईपीएस बहुत कम आई है तो अगले साल में भी कम हो जाएगी। तो अगले साल में फॉर द टाइम बिंग तो हमें यही एस्टिमेट करना चाहिए कि 7.5 की ईपीएस होगी और 5 रुपए का डिविडेंड देंगे, तो उस हिसाब से ये इस रेट पे ठीक है, 15% की डिविडेंड यील्ड। बल्कि 28 रुपए अगर इसका रेट हो गया है तो अब तो डिविडेंड यील्ड बढ़ गई होगी थोड़ी, 16-17% हो गई होगी। तो यहाँ पे इस रेट पे खरीद सकते हैं। लेकिन ये और बात है कि ले जाना चाहें, अगर लोग नाराज हो गए हैं ज्यादा तो कोई पता नहीं, इसको 23-24 पे भी ले जाएं, तो वो आप अपना अपना फैसला खुद कर लें। लेकिन प्राइमरीली इसमें जो मूव वैसे पहले बनी थी, वो अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि इसमें तो जो था एंग्रो इसको सेल करना चाहता है, उस वजह से इसमें मूव बनी थी। तो बेसिकली उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको रिजल्ट खराब होने की वजह से गिरावट आनी नहीं चाहिए थी।
क्योंकि इसके अंदर मूव बनी ही किसी और वजह से थी। अब मसला ये है कि एंग्रो ने जब कहा था कि वो एंग्रो एनर्जी को बेचना चाहते हैं जिसका ये हिस्सा है, वो कहे हुए काफी महीने गुजर गए हैं और कोई अपडेट नहीं आई, तो उससे एक लोगों का ये भी शायद ख्याल हो कि शायद अब वो डील पता नहीं होनी भी है कि नहीं, कहीं पे एंग्रो ने इसको बेचने का इरादा तक तो नहीं कर लिया। और ये भी हो सकता है अच्छा बायर ना मिले तो 2-2 साल वो इसको बेचना चाहें पर बेच ना पाए। और बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें पता नहीं होती, जो बड़े प्लेयर्स को पता होती हैं। तो अगर तो कहीं ना कहीं एंग्रो की बातें अभी भी चल रही हैं इसको बेचने की, तो ये यहाँ से वापस मुड़ सकता है और फिर 30-31 तक कुछ दिनों में जा सकता है। लेकिन अगर बड़े प्लेयर्स जानते हैं कि इसकी सेल होने की जो खबरें हैं उनमें अब कोई जल्दी कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, तो इसको यहाँ से काफी गिरा भी सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब में तो हमारे मुताबिक टेंशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन हर कोई अपना अपना फैसला खुद कर ले। देखिए हमने तो इसको तकरीबन, हमारी इसकी जो एवरेज बाइंग बनी थी वो तकरीबन 28.5 रुपए बनी थी, लेकिन हम इसमें जब ऊपर जाता था तो थोड़ा थोड़ा बेच देते थे, फिर नीचे आता थोड़ा खरीद लिया, फिर थोड़ा बेच दिया, फिर थोड़ा खरीद लिया। तो इसलिए हमने इसमें थोड़ा बहुत पैसा बनाया भी है। और अभी हमारा जो है ना, इस रेट पे आप ये समझ लें कि हमारी ये कॉस्ट पे वापस आ गया है। तो हमारा इस रेट पे तो कोई खास इसको बेचने का कोई खास इरादा तो नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर ये नहीं भी बिकता फिर भी डिविडेंड यील्ड काफी मुनासिब है और उस हिसाब से हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन आप अपना अपना फैसला खुद कर लें। और अगर बुक वैल्यू को देखें तो बुक वैल्यू इसकी 46 रुपए है, और ये इससे ज्यादा ही होगी क्योंकि एसेट्स इनके हमें लगता है रीवैल्यू नहीं हुए हुए। तो अगर कोई सेल शेल होती है तो ये हम पहले भी बता चुके हैं, वो रिस्की होता है ना कि अब जैसे सेल नहीं हुई तो फिर वापस जिथे दी खोती उथे अन खलोती, सेल होगी तो फिर इसकी वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। इसीलिए होता यह है कि आंखें बंद करके किसी शेयर में अपना सब कुछ नहीं डाल देना होता, एक लिमिटेड उतना ही रिस्क लेना होता है जितना आप बर्दाश्त कर सकें। लेकिन डिविडेंड यील्ड को और ईपीएस को वगैरह को देखते हुए इन्वेस्टर्स को होल्ड करना चाहिए इस रेट पे। और देखें अगर तो ये ज्यादा नीचे जा रहा है तो थोड़ा और नीचे जाने दें, फिर थोड़ा सा वहां पे आप एवरेज कर लें। और अगर यहीं से रिवर्सल अगर आपको लगता है ले रहा है तो आप वहां पे, तो आप यहीं पे बाय कर सकते हैं। लेकिन ये कोई पता नहीं होता क्योंकि आज ऐसा लग रहा था कि 28.50 पे जाके रिवर्सल ले रहा है, फिर 29 तक कहीं पे आया, नहीं आज नीचे ही रहा है वैसे, लेकिन कल के दिन 28.50 से आके इसने रिवर्सल ली थी, फिर 29 तक आया। लेकिन फिर पता नहीं होता कि कहाँ की रिवर्सल जो है फेक रिवर्सल है, चपकरा दी है या वाकई में रिवर्सल है। तो हम तो बेसिकली इस चीज को नहीं देखते, हम तो लेवल्स पे बाइंग करते हैं। हमने 28.50 पे 1000 खरीद लिए, 28 पे 1000 खरीद लिए, अगर 27.50 पे गया वहां पे 1000 खरीद लेंगे, 27 पे गया। तो हम इस तरीके से अपना हर शेयर, मतलब हर शेयर में ऐसे नहीं करते, लेकिन जिन पे हमें लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा हो ट्रस्ट तो उनमें हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इन सब कामों के लिए जाहिर बात है आपके पास फालतू कैश थोड़ा सा पड़ा होना चाहिए। वैसे इस वक्त हमारे पास नहीं है तो शायद हमारे पास जितने हैं वो हम होल्ड ही करें और नई इन्वेस्टमेंट ना कर पाए। लेकिन फिर भी मतलब आपको हमने बता दिया है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस रेट पे ठीक है। लेकिन जितना प्रेशर मार्केट में इस वक्त आया हुआ है, ये कोई नहीं पता होता कि कौन सा शेयर कहाँ पे चला जाए। तो हर एक ने अपना फैसला खुद करना होता है। हमने तो अपनी होल्डिंग्स को होल्ड ही किया हुआ है एंड वी आर ओके विद दैट। अगर वो कोई 5-6 महीने के लिए प्रेशर में भी नहीं थोड़ा नीचे भी आ गई तो हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें ट्रस्ट है उनकी परफॉर्मेंस पे और उनके फ्यूचर के पोटेंशियल पे। सिर्फ इसकी बात नहीं करे, जनरली जहां जहां भी हमने इन्वेस्ट किया है उन सब में। तो ये था जी आज का सेशन। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।